नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सब्जेक्ट फिजिक्स, एग्जाम टारगेट लैब असिस्टेंट। काफी दिनों बाद फिर से अपन फिजिक्स की क्लास लेने जा रहे हैं। मैं भी काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि फिजिक्स पढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो और आप सभी को भी इंतज़ार था ही था कि सर वापस से फिजिक्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। और मैंने कहा था कि फिजिक्स में जो अगला चैप्टर है वो आपकी होगा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर। वैसे ये आपके जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें ये यूनिट नंबर 10 है। यूनिट नंबर 10 सेमीकंडक्टर अर्धचालक चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है और समझने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मतलब अब यहां से पढ़ना, डेफिनेटली आप समझ जाओगे। सो अपन पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ईयर में किस किस टॉपिक से सवाल आ रखे हैं उसकी बात करते हैं। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, पहले अपन ने जो चैप्टर अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अब पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। इसमें आगे 5 टॉपिक दिए हुए: पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, तर्क द्वार, डायोड दिष्टकारी के रूप में और जिनर डायोड। 2016 में बात करें तो 2016 में इन पीएन संधि से एक सवाल था, ट्रांजिस्टर से एक सवाल था, लॉजिक गेट से एक सवाल और डायोड दिष्टकारी के रूप में एक सवाल। ये जो सवाल था ना, ट्रांजिस्टर का एक सवाल, ये बहुत अच्छे लेवल का था। मैं खुद कहूंगा कि 2000, क्योंकि वो अच्छे लेवल का इसीलिए था कि आपको सभी को पता 2016 का पेपर बहुत टफ था और उसमें ये सवाल था ना, ये वाला सवाल, ये मतलब मान लो कि मतलब टफेस्ट सवाल था, टफेस्ट एट द लेवल ऑफ, मतलब 12th लेवल पर उस समय ये सबसे टफ सवाल था। ऐसा सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन पूछ लिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ लिया तो पूछ लिया। कभी कभार चीजें हो जाती है, एग्जामिनर बैठ जाता है। ठीक है, तो हालांकि मैंने तो ये सवाल सही किया था। ठीक है, 2018 में देखो तो 3 सवाल आए हैं, पीएन संधि से पूछा, ठीक है, फिर लॉजिक गेट से, फिर डायोड दिष्टकारी के रूप में। 2022 की जो 28 वाली शिफ्ट है उसमें 2 सवाल आए सिर्फ, दोनों डायोड दिष्टकारी के रूप में और जिनर डायोड। और 2022 की 29 वाली शिफ्ट में 3 सवाल, यानी कि इन्होंने 2018 और 2022 की 28 वाली शिफ्ट में इस ट्रांजिस्टर से एक भी सवाल पूछा ही नहीं। एक सवाल यहां से लगभग आप देख रहे हो, मतलब ये फिक्स आते हैं सवाल। पीएन संधि की थ्योरी जो अपन पढ़ेंगे फर्स्ट 1-2 क्लास है जो अपनी होगी, वो पीएन संधि होगी, वो थ्योरी वगैरह। ठीक है, और ये लॉजिक गेट, यहाँ सवाल फिक्स है। तो मतलब खैर कुछ भी, कोई तो एक ओवरव्यू था, बाकी आपको चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना है। अपन पूरा का पूरा पढ़ेंगे और अपन जिनर डायोड को भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जिनर डायोड मैंने 2022 की मेरी देखना लेक्चर, मैंने 2022 में क्लास स्टार्ट की थी, मैंने कहा था देख लो 2016 में नहीं पूछा गया है, 2018 में नहीं पूछा गया, जिनर डायोड 2022 में पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, और वो पूछ भी लिया था। ठीक है, और बहुत सिंपल सी बात, वो जिनर डायोड में इतना भी, क्योंकि 2022 का पेपर सिंपल था, तो एक जस्ट एक बेसिक चीज पूछ ली थी, जिनर डायोड क्या, मतलब किस रूप में काम करता है। ठीक है, तो जिनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज नियामक, यानी कि मतलब वोल्टेज को क्या करता है, फिक्स करता है। वोल्टेज अप डाउन भी हो ना, तो भी ये जिनर डायोड, जैसे कि अपने को 10 वोल्ट चाहिए तो उसको 10 वोल्ट ही रखेगा बना के, भले वो सामने से आने वाला वोल्टेज भले अप डाउन हो। ठीक है, तो उसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरफ भी काम में लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, अपने घर पे जो टीवी फ्रिज वगैरह उनमें जो लगा होता है ना वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह, वहां सारी चीजें ये जिनर डायोड वाली काम में आती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं विद्युत
प्रवाह या चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखो विद्युत प्रवाह या चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण देखिए, तो एक चीज होती है चालक। चालक मतलब जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। विद्युत का प्रवाह यानी कि आवेश का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह। आवेश, और उसमें मोस्टली क्या, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक है, तो चालक जिनमें विद्युत प्रवाह आसानी से होता है यानी आवेश, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। देखिए धातु है, सारी धातुओं क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। मानव भी विद्युत का चालक होता है, तभी तो आप बिजली के तारों को लगा लिया हाथ और नीचे हो गए टच, तो फिर पूरा लूप बन जाता है, फिर आप में से धारा बह जाती है, धारा तो बह जाती है, फिर आप निपट जाते हो। तो उसका भी कारण यही है। ठीक है, क्योंकि आप क्या विद्युत के चालक हो, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें जो क्या विद्युत की चालक है। जंतु, वही चीज, अम्ल, क्षार, ये सारी क्या है, चालक है। बात क्लियर। नेक्स्ट होता है विद्युत रोधी बोलो, अचालक बोलो, कुचालक बोलो। इनमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह नगण्य होता है, बिल्कुल नगण्य क्या नहीं होता ही नहीं। ये समझ लो, कुछ चीजें ऐसी होती है इनमें बिल्कुल नहीं होता, कुछ चीजें थोड़ा सा मामूली सा। ठीक है, हाँ, तो ये कांच हुआ, प्लास्टिक देख लो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको बोलते हैं अपन क्या, विद्युत रोधी या कुचालक। अब एक चीज होती है इन दोनों के बीच की, वो होता है अर्धचालक। और अपना पूरा चैप्टर इसी के ऊपर घूमने वाला है, इस अर्धचालक के ऊपर ही घूमने वाला। वे पदार्थ जो कमरे के ताप पर, देखिए रूम टेम्परेचर, देखो रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री, बहुत सारे बुकों में लिखा होगा 25, 26, 27, मतलब ये, इसमें कोई ज्यादा आपको वो सोचने वाले सर जी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है या 27 होता है, तो ज्यादा इसमें बहुत बार 25 को भी रूम टेम्परेचर मान लेते हैं, 27 को भी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 25, 27 दोनों ही, मतलब ये ठीक है। मान ला रूम टेम्परेचर कितना है, 27 है, तो रूम टेम्परेचर पर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको जब केल्विन में चेंज करोगे तो 273 जोड़ दोगे तो 300 केल्विन। ठीक है, अगर यहाँ पर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री लिया होता तो ये होता 298 केल्विन। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर चालक की तरफ व्यवहार करते हैं। ये क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर तो क्या करते हैं, चालक की तरफ व्यवहार करते हैं, तथा परम शून्य ताप, देखिए -273 डिग्री से, परम शून्य मतलब होता है 0 केल्विन, परम शून्य मतलब 0 केल्विन, यानी कि सेंटीग्रेड में देखो तो वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उस पर ये क्या करते हैं, कुचालक की तरफ व्यवहार करते हैं। यानी कि क्या होता है कि भाई अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जो 0 केल्विन यानी कि परम शून्य ताप, उस परम शून्य ताप पर वो कुचालक की भांति वो करते हैं व्यवहार, और रूम तापमान पर वो चालक की भांति व्यवहार करते हैं। और ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्धचालक है, भले आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम दो, दूसरा कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दो, आपके सामने आएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये चीजें याद रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम दो सबसे मेन अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अपन आवर्त सारणी में देखें तो वो कहाँ आते हैं, काशी गए संत प्रभु, वहां पर आते हैं, कार्बन वाला जो फैमिली है, परिवार है, वहां पर आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये मोस्ट है। और आपके जो सोलर सेल वगैरह है, सोलर प्लेट वगैरह है, वहां पर कौन सा चीज काम में आता है, सिलिकॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए अब एक चीज आती है एनर्जी बैंड थ्योरी, ऊर्जा बैंड सिद्धांत, ऊर्जा बैंड सिद्धांत। अब मैं आपको कुछ चीज समझाऊंगा, उस चीज को अच्छे से समझना, उस चीज को समझ गए तो आपके अर्धचालक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको अच्छे से मजा आएगा कि सर जी क्या चैप्टर था। ठीक है, पहले तो थ्योरी है जो मैंने लिखवाई वो देख लो। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक होते हैं उन पर प्रोटॉन के कारण लगने वाला अधिक प्रबल कूलाम बल के कारण ये बद्ध इलेक्ट्रॉन या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इनकी ऊर्जा कम होती है। नाभिक से दूर बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दुर्बल कूलाम बल से बंधे होते हैं, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री
इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इनकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, इनकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। अब ये तो हो गई बात। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूं साइज में छोटा। अब मैं आपको चीज समझाता हूं, अब मैं आपको चीज समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मामला क्या है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखिए, ये क्या आपका परमाणु, ये क्या आपका परमाणु, परमाणु, ठीक है, ओके, एटॉम, ठीक। अब इसमें ये वाला पॉइंट क्या, नाभिक, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, नाभिक हो गया। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, नाभिक हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, नाभिक। बात क्लियर। नाभिक कहाँ होता है, उसके पीछे पीछे होता है, ये वाला पॉइंट हो गया नाभिक। अब देखो, अब यहां पर होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे कि मैं कुछ भी, कोई शेप है क्या, चलो कुछ भी, हाँ चलो, हाँ, ओपन ने मान लिया कि भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां पर, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पर है, यहां पर होते हैं। एक आपके पास इलेक्ट्रॉन ये है, और मैं दो ही इलेक्ट्रॉन जो है उनकी बात करता हूं, दो इलेक्ट्रॉन है उनकी बात करता हूं, ठीक है। ये क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला, एक तो ये है, एक ये है। ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, नाभिक के नजदीक है, नाभिक के नजदीक, नाभिक के नजदीक है। ये नाभिक आपका, ये नाभिक है, ये नाभिक के क्या है, नजदीक है, नाभिक के नजदीक, नाभिक के नजदीक है। ये वाला नाभिक के नजदीक है। तो आपको पता है जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश। तो ये जो इसके अंदर के प्रोटॉन है, जो धन आवेश है, वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, खींच के रखता है। तो यहां पर क्या लगेगा, कूलाम्ब बल। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि जो कूलाम्ब बल होता है, कूलाम्ब बल, वो होता है व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के, ठीक है, ये होता है। तो यानी कि दूरी, दूरी कम तो बल ज्यादा। तो जो इलेक्ट्रॉन पास में होगा उस पर अधिक आकर्षण बल लगेगा, उस पर क्या होगा, उस पर ज्यादा आकर्षण बल लगेगा। तो ये क्या, नाभिक के नजदीक है, तो इस पर नाभिक के नजदीक यानी कि ज्यादा आकर्षण बल, ज्यादा आकर्षण बल, ज्यादा आकर्षण बल होता है।
ठीक है, और ये होते हैं बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि बंधे हुए, मतलब ये मतलब पूरी तरीके से बंधे हुए हैं, ये पूरे इसके पास में है, नाभिक के पास में, मतलब इन पे बहुत ज्यादा आकर्षण बल लग रहा है, बहुत ज्यादा आकर्षण बल लग रहा है, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूप से क्या ये नाभिक के साथ बंधे हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूप से ये नाभिक के साथ बंधे हुए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है, बारीक कक्षा में, नाभिक से दूर बारीक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दुर्बल कूलाम बंध से बंधे होते हैं। तो ये क्या होता है, नाभिक से दूर है, नाभिक से दूर, ये बस ये थ्योरी समझ में आ गई तो आपको काफी चीज समझ में आ जाएगी। नाभिक से दूर अतः दुर्बल आकर्षण बल, अतः दुर्बल आकर्षण बल। अब देखो, नाभिक से दूर है अतः दुर्बल आकर्षण बल है, और दुर्बल आकर्षण बल मतलब इनकी ऊर्जा ज्यादा, दुर्बल आकर्षण बल मतलब ऊर्जा ज्यादा, और यहां पर ऊर्जा कम। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक होता है उसकी ऊर्जा होती है कम होती है, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। अब इसकी ऊर्जा पहले से ही ज्यादा है। अब मान लो अपन ने बाहर से कोई ऊर्जा मतलब ऊर्जा दे दी, ठीक है, तो बाहर से कोई ऊर्जा दे दी, तो जैसे ही ऊर्जा दोगे तो इसके पास तो ऊर्जा कम है, ये तो यहां पर है, ठीक है, इसको बाहर निकलने में दिक्कत आएगी, लेकिन ये आसानी से भाग जाएगा, ये आसानी से भाग जाएगा, समझ, ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, और ये क्या करेगा, ऊर्जा पाकर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरफ व्यवहार करेगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरफ व्यवहार करेगा तो साफ बात है विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा उसमें ये सहयोग करेगा। बात समझ गए? तो कहने का मतलब यही है कि नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन दुर्बल कूलाम बंध से बंधे होते हैं, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इनकी ऊर्जा अधिक होती है, और ये आसानी से ऊर्जा पाकर क्या करते हैं, परमाणु छोड़कर विद्युत के जो बहने में उसमें सहयोग करते हैं, ठीक है। नाभिक से दूर दुर्बल आकर्षण बल ऊर्जा ज्यादा, अतः बाहरी स्रोत से ऊर्जा पाकर हेलो, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मतलब वो तो वो उनके उसको मैटर हो गया वो उस चीज का, ठीक है सर, चलो, ठीक, ठीक है सर। तो नाभिक के नजदीक ज्यादा आकर्षण बल ऊर्जा कम, ये, और ये नाभिक से दूर दुर्बल आकर्षण बल ऊर्जा ज्यादा, अतः बाहरी स्रोत से ऊर्जा पाकर, अतः बाहरी स्रोत से ऊर्जा पाकर आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है।
अतः बाहरी स्रोत से ऊर्जा पाकर आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। बात क्लियर? तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि भाई जो पास में होता है उस पर ज्यादा आकर्षण बल होता है, ज्यादा आकर्षण बल यानी कि ऊर्जा कम, यानी कि वो क्या है, फिक्स है, तो उसको बांध के रखा, वो बंधा हुआ है, वो स्टेबल है। जो भी चीज फिजिक्स में, इस भूगोल में, पूरे ब्रह्मांड में तो स्टेबल होती है ना, स्थिर होती है, स्टेबल होती है, उसकी ऊर्जा हमेशा कम होती है। ध्यान रखना, जो चीज स्थिर होती है उसकी ऊर्जा हमेशा होती है कम होती है, और जो चीज स्थिर नहीं होती, जैसे कि ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ये स्थिर नहीं है, जैसे इसको थोड़ी सी मिल गई ऊर्जा, ये यहाँ से छोड़ के भाग जाएगा, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से भी सही से बंधा हुआ नहीं है, ठीक है, इसके बाद ऊर्जा ज्यादा है, तो नाभिक से दूर होगा उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो चीज स्टेबल है, स्थिर है, उसकी ऊर्जा कम, जैसे कि ये मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, अब ये ऊपर है, तो मतलब ये क्या है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है। कौन सी ऊर्जा आ गई इसमें? गुरुत्वाकर्षण वाली ऊर्जा, ठीक है। और जैसे मैंने छोड़ दिया, ये ऊर्जा खोकर वापस नीचे पहुंच गई, अब ये स्टेबल है, यानी कि इसकी ऊर्जा कम है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए अब समझते हैं ऊर्जा बैंड के प्रकार। अब अपन क्या करते हैं, ये जो ऊर्जा के लेवल होते हैं ना, उनको अपन ऊर्जा बैंड में बांट रखा है, ऊर्जा के लेवल को ऊर्जा बैंड में बांट रखा है। तो अब वो अपन क्या करते हैं, जो भी ये एनर्जी लेवल है उसको अपन ने ऊर्जा बैंड के रूप में बांट रखा है, ऊर्जा बैंड के रूप में बांट रखा है। देखो, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में स्थित होते हैं उसे बोलते हैं संयोजी बैंड। आपके यहाँ दो बैंड होंगे, बैंड, संयोजी बैंड यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है, और एक होगा चालन बैंड। संयोजी और चालन, संयोजी और चालन बैंड, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से ढीले बंधे होते हैं। दूसरा संयोजी बैंड के ऊपर एक और ऊर्जा बैंड होता है जिसको बोलते हैं चालन बैंड, ठीक है। संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, और चालन बैंड में आए इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल नगण्य होता है, अतः ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरफ व्यवहार करते हैं तथा धारा को बहने में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, धारा प्रवाह में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो, संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या हुआ, आपके यही मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बाहरी कोश में है, जो भी आपका परमाणु उसके क्या है, बाहरी कोश में, ठीक है। तो यानी कि वो किसमें हुआ, वो हुआ संयोजी बैंड में। किसमें हुआ, संयोजी बैंड में। जैसे इसको ऊर्जा मिलेगी तो ये ऊर्जा पाकर बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, तो वो पहुंच जाएगा चालन बैंड में, समझ गए। जैसे ही इसको ये अभी जो ये बांध के रखा हुआ है, या फिर जो ये बंधा हुआ है, ठीक है, ये वाली स्थिति मान लो, ये वाली, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंधा हुआ है, ये स्थिति हो जाएगी संयोजी बैंड में, कि भाई ये इलेक्ट्रॉन किसमें, संयोजी बैंड में, किसमें है, संयोजी बैंड में, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर ये मुक्त हो जाएगा, जैसे कि ऊर्जा पाकर मुक्त हो गया, यानी कि एक मिनट, यहाँ अपन ने थोड़ा सा, हाँ, ये अपना नाभिक, चालन बैंड में पहुंच जाता है, चालन बैंड में पहुंच जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ कि यहां पर जो भाई दो तरीके से इस ऊर्जा का जो लेवल है ना, ऊर्जा के लेवल को अपन दो पार्ट में बांटते हैं, मतलब, ठीक है। एक तो
संयोजी बैंड हो गया, एक हो गया चालन बैंड। संयोजी बैंड मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें अपन ने बांध के रखा हुआ है, ये बंधा हुआ है, जैसे ही इसको ऊर्जा मिलेगी वो ऊर्जा पाकर मुक्त हो जाता है, यानी कि वो पहुंच जाता है चालन बैंड में। तो दो बैंड हो गए, तो संयोजी बैंड और दूसरा हो गया चालन बैंड। तो संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर चालन बैंड में चले जाते हैं। चालन बैंड में आए इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल नगण्य होता है, अतः ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरफ व्यवहार करते थे, धारा के बहने में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो बात समझ गए थ्योरी, ठीक है। हाँ, ये होगी संयोजी बैंड वाली स्थिति, ये होगी चालन बैंड वाली स्थिति कि भाई इलेक्ट्रॉन जब बाहरी कोश में था लेकिन इससे बंधा हुआ था, ढीला बंधा हुआ था, लेकिन जैसे इसको किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा मिली, एनर्जी इसको मिली, वो यहां से टूट कर चालन बैंड में पहुंच गया, यानी कि मतलब धारा के बहने में सहयोग करने लगा, इसका मतलब वो चालन बैंड में पहुंच गया, ठीक है। हाँ, तो एक चीज आती है वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इस चीज को समझना। संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य के ऊर्जा अंतराल को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, समझ गए कि भाई यहां पर ये इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में है बंधा हुआ, इसको तोड़कर बाहर भेजने में कितनी ऊर्जा चाहिए, कितनी ऊर्जा चाहिए, तो उसका जो है मतलब उस चीज को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, उस चीज को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। तो संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य के ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, अर्थात वह ऊर्जा जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचाने के लिए जरूरी होती है, वह ऊर्जा जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचाने के लिए जरूरी होती है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा ईजी, वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी होता है ईसी माइनस ईवी, ईसी माइनस ईवी। ईसी क्या, चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा। अब देखो ये ऊर्जा के बैंड बनते हैं, ठीक है, ऊर्जा के बैंड, यानी कि अब देखो फॉर एग्जांपल ये है ना, ये वीबी, ठीक है, यानी कि संयोजी बैंड है, ये क्या संयोजी बैंड, ये संयोजी बैंड, एक मिनट, संयोजी, ये हो गया चालन, ये हो गया संयोजी, चालन ये, और ये हो गया संयोजी। तो संयोजी बैंड मतलब एक ऊर्जा का लेवल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि इसका जो लेवल है मैंने बताया कि यहां का लेवल है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां का है 8 ईवी, ठीक है, यहां का है जैसे कि 12 ईवी, और जैसे कि ऊपर का लेवल जो भी है, ठीक है, वैसे तो वो डिफाइन कुछ होता है नहीं, मान लो जो भी है, चलो, तो आपको जो ऊर्जा अंतराल निकालना है ना, वो क्या निकलेगा कि भाई चालन बैंड की तो न्यूनतम ऊर्जा, चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा कितनी है, 12। आपने अगर 12 की ऊर्जा आपके पास आ गई, इसका मतलब आप चालन बैंड में पहुंच गए, 12 की ऊर्जा आप में आ गई, मतलब आप चालन बैंड में पहुंच गए। और ये है संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा कितनी, 8। तो यहां पर आप देखोगे तो 12 माइनस 8, यानी कि यहां पर जो ऊर्जा अंतराल आएगा वो कितना आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ऊर्जा अंतराल आएगा। ये नहीं होगा कि आप 12 में से 5 कर दोगे, नहीं, 12 में से 8 घटाना है, क्यों, क्योंकि अपना जो ऊर्जा अंतराल चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और ईवी होता है संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा, तो इसकी न्यूनतम ऊर्जा ये वाला और इसकी अधिकतम ऊर्जा, अपने को लेवल निकालना है ये वाला, समझ गए। तो ये वाला निकालने के लिए क्या होगा, एक तो ऊर्जा का लेवल लेंगे ये और एक लेंगे ये, ठीक है। हाँ, चलो, तो बात समझ में आपको आ गई, ठीक है। हाँ, इसको अपन बोल सकते हैं ईसी मैक्सिमम, ईसी मैक्सिमम,
इसको ईसी मिनिमम, ठीक है, यहां पर ईवी मैक्सिमम, ईवी मिनिमम, यानी कि सीबी क्या है, चालन बैंड, वीबी क्या है, सीओजी बैंड। अब अपन आगे वहां जहां भी होंगे सीबी वीबी नाम लेंगे, ठीक है, हाँ जाए तो इसलिए माइंड में सेट कर लो। तो ईसी मैक्सिमम, और अपने ईसी मिनिमम को बस ये ईसी बोल दिया, ठीक है, ईसी मिनिमम को वो अपन ने क्या बोल दिया, ई सी बोल दिया, ठीक है, हाँ, और ये ईवी, ये वाला लेवल ईवी, तो ईसी माइनस ईवी, जहां पर ईसी क्या, चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा वही, ठीक है, ईसी मिनिमम, और ईवी क्या, संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा, ईवी मैक्सिमम, ईवी मैक्सिमम, ठीक है, हाँ। तो ये रियल में जो जैसे कि चीज है ना वो इस हिसाब से है। wait. ईवी मैक्सिमम, ठीक है, तुम मैंने बताया ना आपको, जैसे कि मान लो ये लेवल 5 है, ये 8 है, ये 12 है, तो आपको 12 में से 8 करना, 12 में से 5 नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो आपको ये वर्जित ऊर्जा अंतराल समझ में आ गया होगा कि भाई संयोजी बैंड से चालन बैंड में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी कि मतलब संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का गैप। बात क्लियर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। ये जो ऊर्जा अंतराल जो है, इसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित, या तो जो है इलेक्ट्रॉन वो यहां पर रहेगा, या फिर वो ऊर्जा पाकर यहां पर रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कि थोड़ी सी ऊर्जा मिल गई और बीच में आके रुक गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, या फिर यहां से ऊर्जा पाकर जंप करके यहां पहुंच जाएगा, यहाँ के बीच में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएगा। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ कैसा है, ठीक है। पदार्थ अगर सिलिकॉन है तो मान कुछ और होगा, जर्मेनियम है तो कुछ मान और होगा, और भी दूसरे जो है अर्धचालक दूसरे भी होते हैं, ठीक है, तो वो है तो उनके लिए भी कुछ मान और होगा, ठीक है। ताप बढ़ाने पर डेल्टा जी वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान घटता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ताप बढ़ाओगे तो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है, घटता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है कम। अब एक 4 नंबर पॉइंट है जो सबसे ज्यादा काम में आएगा और आपको ध्यान भी होना चाहिए। ऊर्जा का एक छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का एक छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कैसे कि सर ये ऊर्जा का मात्रक कैसे हुआ, तो आपको बताऊं कि आपको पता है कि भाई V बराबर क्या होता है, W/Q ये होता है। देखा कि वोल्ट बराबर आपने पढ़ा होगा विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश की एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपने पहले पढ़ा होगा। तो V = W/Q होता है, ठीक है। अब ये क्या है, W क्या है, कार्य, ये क्या है आवेश। यहां से अगर आप देखो तो कार्य यानी कि क्या है, वही ऊर्जा, कार्य यानी कि क्या है, ऊर्जा, वही ऊर्जा। तो ऊर्जा बराबर आप क्या लिख सकते हो, यानी कि आवेश इंटू वोल्ट, आवेश इंटू वोल्ट, बस उसी से बन गया। इसकी जगह क्या आ गया इलेक्ट्रॉन, और इसकी जगह वोल्ट की जगह V EV। इसीलिए ऊर्जा का एक छोटा मात्रक होता है EV। क्या होता है EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट
किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईवी को जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1.6 इंटू 10 की घात -19 से गुणा करते हैं। 1.6 इंटू 10 की घात -19 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल। आपको जैसे कि दिया हुआ है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में बदलो। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको क्या करना है? जूल में बदलना है। सीधी सी बात है, आप क्या करो, 5 और ई की जगह ई को हटा के 1.6 इंटू 10 की घात -19 से गुणा कर दो, वो आ जाएगा जूल में, वो आ जाएगा, इतना ही हो जाएगा वो जूल में। ठीक है, और यदि आपको जूल में दिया हुआ है और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, जूल में दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो आपको 1.6 इंटू 10 के -19 से भाग करना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10 के -19 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, चलिए अब जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है कि जूल में कि भाई 3.2 इंटू 10 की घात -19 जूल दे दिया, तो आपको क्या करना है? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। भाग करोगे 1.6 इंटू 10 की -19 से, ये देखोगे तो ये 2 बार गया, लेकिन 2 ईवी, इसकी ऊर्जा कितनी हुई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वापिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है, तो इस 2 को 1.6 इंटू 10 की घात -19 से गुणा कर दो। बात क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच, ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब देखो, चालकता प्रतिरोधकता के आधार पर कुचालक, चालक व अर्धचालक का वर्गीकरण। चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर कुचालक, चालक व अर्धचालक का वर्गीकरण। देखो, एक होता है चालक, कुचालक व अर्धचालक। जो चालक देखोगे तो चालक की क्या होती है? प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। चालक की प्रतिरोधकता कम होती है। कुचालक की प्रतिरोधकता, जिसके ऊपर रो सिंबल से बोलते हैं, वो क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, वही होती है जो अपनी प्रतिरोधकता क्या होती है, आपने फॉर्मूला देखा होगा, R इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये होती है अपने प्रतिरोधकता। ये क्या होती है? प्रतिरोधकता। तो जो चालक है वो तो चालक है, तो चालक में तो धारा बहेगी आसानी से, तो उसकी क्या होगी? प्रतिरोधकता कम होगी। कुचालक की प्रतिरोधकता अधिक, और अर्धचालक की प्रतिरोधकता है वो चालक से ज्यादा और कुचालक से कम। ठीक है, तो इसकी प्रतिरोधकता चालक से ज्यादा होती है और कुचालक से होती है कम। ठीक है, चलो फिर आती है चालकता। चालकता क्या चीज होती है? प्रतिरोधकता का उल्टा। जो चालकता होती है सिग्मा, सिग्मा वो क्या होता है? इस प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। ये होता है चालकता 1/ρ, यानी प्रतिरोधकता का बिल्कुल उल्टा, वो होती है चालकता। ठीक है, हाँ, चलो, तो इसकी चालक है, मतलब इसकी चालकता क्या होगी? अधिक होगी। चालक मतलब इसकी चालकता अधिक होगी। इसकी कुचालक की क्या होगी? चालकता कम होगी। और अर्धचालक की चालकता चालक से तो कम, परंतु कुचालक से अधिक होती है। बात समझ गए? हाँ, ये होता है सारा मैटर। तो ये होती है रो और चालकता वगैरह वो चीजें। अब एक बात आती है प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक। तो प्रतिरोध ताप गुणांक की बात करें तो चालक के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, इस कुचालक के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक होता है नेगेटिव, और अर्धचालक के लिए भी नेगेटिव। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो सर जी, ये प्रतिरोध ताप गुणांक ये क्या मैटर है? प्रतिरोध ताप गुणांक है, ये क्या मैटर है बताता हूं मैं। प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब ये हुआ कि आपको पता है जो चालक है, चालक में क्या होता है? जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होता है? प्रतिरोध भी बढ़ता है। चालक में क्या होता है? ताप बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। और जो कुचालक होता है उसमें क्या होता है?
ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो इसीलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रतिरोध घटता है। ठीक है, अर्धचालक का भी क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है। समझ गए? तो इनका कुचालक और अर्धचालक, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव होता है, और चालक क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक पॉजिटिव। ठीक है, आपने फॉर्मूला भी देखा होगा, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये देखा होगा। कि इसका मतलब क्या है कि चालक के लिए तो ये होता है पॉजिटिव, चालक के लिए इसका मान होता है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव होगा तभी ताप बढ़ेगा, ताप में कुछ चेंज होगा तो ये प्रतिरोध बढ़ेगा। क्योंकि जो कुछ चालक और अर्धचालक उनके लिए नेगेटिव होता है, उनके लिए सीन ये बन जाता है 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, यानी कि प्रतिरोध मतलब ये ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, उनके लिए उल्टा होता है। बात क्लियर? चलिए अभी इसके जो एग्जाम्पल है चालक के, क्या एग्जाम्पल है, धातु, इस कुछ चालक के एग्जाम्पल लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा, कांच, और अर्धचालक के जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम और ऑर्सेनाइड, और भी बहुत सारी चीजें होती है, अपन आगे देखेंगे। ये चैप्टर भी इसी चीज का है। चलो अब ऊर्जा बैंड के आधार पर कुछ चालक, अर्धचालक व चालक का वर्गीकरण क्या है, ऊर्जा बैंड के आधार पर। सर जी ये तो अपन ने तो नॉर्मल जो वर्गीकरण किया, जो अपन जानते थे, अब अपन ऊर्जा बैंड के आधार पर इनका करेंगे वर्गीकरण। तो अगर ऊर्जा बैंड की बात देखो तो क्या होता है, जो अपना कुचालक होता है, कुचालक मतलब उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, धारा प्रवाह नहीं होगा, इसका मतलब इसका तो चालन बैंड होगा, इसका जो चालन बैंड होगा CB, वो क्या होगा, पूरा खाली होगा, चालन बैंड पूरा खाली। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूरा खाली होता है, पूरा खाली। कुचालक में ये पूरा खाली, और संयोजी बैंड है VB, ये भरा हुआ, ये मतलब पूरा भरा हुआ भी हो सकता है, अर्ध भरा हुआ भी हो सकता है, जो भी है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसका मान क्या होगा, डेल्टा Eg, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान। फिर आता है अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है, चालन बैंड थोड़ा भरा हुआ होता है, चालन बैंड थोड़ा भरा हुआ होता है, संयोजी बैंड थोड़ा खाली, यानी कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, यहां से कूद के यहां पहुंच गए, ये तो रहेगा थोड़ा खाली, ये थोड़ा भर गया। ठीक है, इसमें जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है, वो आपके हो जाते हैं अर्धचालक, वो आपके हो जाते हैं अर्धचालक। फिर जो ये चालक जो होता है ना, इस चालक में क्या होता है, इसमें आपके जो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, 0 होता है, और ये क्या होता है, दोनों बैंडों का हो जाता है आपके अतिव्यापन, दोनों बैंडों का, ये जो CB ये बैंड हो गया, ठीक है, ये हो गया CB, दोनों बैंड एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब ये इनका आपस में अतिव्यापन हो जाता है दोनों बैंडों का। ठीक है, दोनं बैंड एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, इनका आपस में अतिव्यापन मिल जाते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है, यहां पर Eg बराबर 0, वो होता है चालक के लिए, चालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है 0। समझ गए? ये देखो EV बढ़ गया ऊपर, क्योंकि ये दोनों क्या भाई पहले ये थे, जैसे था ये CB और BB, ये क्या चालक में दोनों मिल जाते हैं आपस में, जैसे कि इसका EV है, EC ये मिल गया तो ये EV पहुंच गया ऊपर, तो EV इससे भी ऊपर पहुंच गया, तो यानी कि इसमें क्या होता है, दोनों बैंडों का क्या हो जाता है, अतिव्यापन हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं। इन दोनों बैंडों का क्या होता है, चालक में संयोजी बैंड और चालक बैंड दोनों का क्या हो जाता है, अतिव्यापन हो जाता है, दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है, अतिव्यापन हो जाता है, लिख लेना भले। तो ये है ऊर्जा बैंड के आधार पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, चालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल 0, और जो कुचालक है उसका वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की ऊर्जा बाहर से लेना। ठीक है, वो फिर नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिल पाती, तो इसलिए ये बना रह जाता कुचालक। और जो 0 और 3 के बीच का है वर्जित ऊर्जा अंतराल,
वो होते हैं सारे अर्धचालक। ठीक है, बात समझ गए? चलो, तो बस ये इतनी थ्योरी समझ में आ गई। अब आपको मतलब ये समझ लो कि ये वाला चैप्टर समझ में आ चुका है, कुचालक, अर्धचालक, चालक। ठीक है, चलो तो देखो जो अर्धचालक जो आपके हैं उसमें तात्विक यानी कि जो कौन कौन से तत्व है, तो तत्व के हिसाब से देखें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये प्योर मतलब तात्विक रूप में अर्धचालक की तरफ व्यवहार करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कुछ होते हैं यौगिक रूप में, जैसे कि CdS कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड CdSe कैडमियम सेलेनियम और इंडियम फॉस्फाइड InP। ठीक है, हाँ, और भी अपन चीजें देखेंगे आगे। मेन जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, नाम आपको पता नहीं तो लिख लो, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना, सिलिकॉन का 14, इसका जर्मेनियम का 32। इनका जो विन्यास होता है, इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8, और जो लास्ट कोष है तीसरा उसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 ये क्या बनाते हैं, संयोजकता। ये क्या बनाते हैं, संयोजकता के लिए काम में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष के। ठीक है, उसी प्रकार इस जर्मेनियम में देखोगे तो पहले कोष में 2, 8, तीसरे में 18 और फिर लास्ट में कितने 4। तो दोनों के बाहरी कोष में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए दोनों की जो संयोजकता है वो कितनी है 4 होती है। ठीक है, अब इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है इसका होता है सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम जो है उसका होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कब है, ये रूम टेम्परेचर पर है। ठीक है, हाँ, ये कब है, रूम टेम्परेचर पर। ये जो चीज है ये कब है, रूम टेम्परेचर पर। ताप पर यानी कि 300 केल्विन। ठीक है, हाँ, जब यदि बात अपन यदि किसी दूसरे टेम्परेचर की करेंगे तो भी इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये रूम तापमान पर इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए, ये होते हैं आपके अर्धचालक और ये मेन सिलिकॉन और जर्मेनियम ये है। क्योंकि आपको पता है कि भाई Eg तापमान चेंज होने से जैसे तापमान बढ़ेगा Eg का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलो, एक चीज होती है लास्ट में जाता है, मैं आपको चीज बताता हूं, फोटोवोल्टिक प्रभाव, फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ये क्या होता है, सौर पैनल इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका सौर पैनल है, जो सोलर सेल है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा लगी हुई है वो उसी इफेक्ट पर आधारित है। इसमें क्या होता है, जब लैम्बडा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश किसी अर्धचालक, खास तौर पर अपन जो सोलर जो होती है प्लेट उसमें सिलिकॉन काम में लेते हैं, तो सिलिकॉन पर गिरता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, संयोजी बैंड से ये ऊर्जा पाकर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तथा विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, एक मिनट, का प्रवाह होता है। अब देखो, जो प्रकाश गिरता है, सूर्य का प्रकाश में क्या होता है, फोटोन होते हैं, और एक फोटोन की अपने आप में क्या होती है, ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा वो क्या होती है, E बराबर h म्यू, h c अपॉन लैम्बडा। म्यू क्या होता है, c अपॉन लैम्बडा। अब म्यू को बोलते हैं इसकी आवर्ती, h क्या होता है नियतांक, और लैम्बडा क्या होता है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ। इस h का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻34। b होता है आवर्ती, c क्या होता है लाइट की स्पीड, मतलब जो प्रकाश की चाल है, लाइट की स्पीड वो कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला, E इक्वल टू h अपॉन h c अपॉन लैम्बडा। अब क्या होता है, जैसे ही सूर्य की किरण इस सौर प्लेट, ठीक है, ये सौर प्लेट पर सूर्य की ऊर्जा गिरती है, ठीक है, सौर प्लेट पर जब सूर्य की
ऊर्जा गिरती है सूर्य की किरण जब, ठीक है, एक मिनट, तो इस पर जैसे ही सूर्य की किरण गिरती है तो क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, अवशोषण हो जाता है। ये पूरा का पूरा फोटोन एक इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और वो अवशोषित करके ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं, चालन बल में पहुंच जाते हैं, और चालन बल में पहुंचने के बाद जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसमें क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। अब जो सोलर प्लेट से जो धारा निकलती है वो होती है डीसी धारा, वो होती है डीसी धारा, ठीक है। और फिर अपन क्या करते हैं, आगे लगाते हैं इन्वर्टर, वो चेंज करता है किसमें, एसी धारा में चेंज करता है, वो किसमें करता है, एसी धारा में। ये जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, वो एक्चुअली में इसका काम ही ये होता है डीसी को एसी में बदलना। अपने घर पे आपने देखा होगा, आप कह रहे हो कि अपने क्या लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है कि आपके तो जो इस ये इन्वर्टर क्या काम करता है, इन्वर्टर काम करता है डीसी को एसी में बदलता है। जैसे कि अपने घर पे जो बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह वो सारे किस पे काम करते हैं, एसी पे ही काम करते हैं, सारे किस पे काम करते हैं, एसी पे। तो इसीलिए अपने को डीसी को एसी में बदलना होता है। लेकिन ये क्यों होता है बताऊं, देखो आप है ना इस एसी को स्टोर नहीं कर सकते, इसको स्टोर करने के लिए डीसी को काम में लेना पड़ता है। डीसी को संग्रहित किया सकता है, स्टोर कर सकते हैं। तो जो बैटरी में जो चीजें अपन स्टोर करते हैं कि विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर लिया, चार्ज कर लिया, तो वो होती है डीसी। लेकिन जो अपन काम में लेते हैं बल्ब वगैरह, पंखा है, या और भी कुछ चीजें, कूलर, फ्रिज, तो वो सारे चलते हैं किस पे, एसी पे चलते हैं। तो अपने को डीसी से एसी में बदलना होता है, इसीलिए अपन बीच में लगाते हैं इन्वर्टर। तभी अपन ने घर पे एक तो बैटरी होती है, बैटरी के बाद लगा होता है वो डिब्बा, उसको बोलते हैं इन्वर्टर, समझ गए। वो क्या करता है, बैटरी से जो डीसी निकलती है उसको एसी में चेंज करता है, ठीक है। मतलब तो ये चीजें होती है। और ये होता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। एक होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव और ये सेम नहीं है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट तो कब होता है, जब सूर्य की किरण किसी अर्धचालक पे गिरती है, तो वो होता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। और जब वही सूर्य की किरण की धातु पे गिरती है और वहां से आपका जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। चीज सेम की सेम है, बस जो अपना जो सूर्य का प्रकाश यदि किसी धातु पे गिरता है तब तो वो हो जाएगा प्रकाश विद्युत इफेक्ट वो। और जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट कब होगा, जब ये सिलिकॉन वगैरह जो अर्धचालक होगा तब, ठीक है। हाँ, तो दोनों सेम चीज नहीं है, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां अपन और ज्यादा अच्छे से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर को पढ़ने वाले। ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, चीजें थी। नेक्स्ट क्लास से अपन पूरा मतलब अपन सिलिकॉन और जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम, फिर उसमें अपन अशुद्धियां मिला सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आगे अपन पढ़ने वाले। थैंक यू सो मच।